नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव भायल। एक बार फिर पुनः अवेयर 24 के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा यह दूसरा वीडियो है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका था कि हम क्या पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, तो उसी के आधार पर हमारा जो पहले पाठ्यक्रम का सब्जेक्ट है यानी कि टॉपिक है दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन में परिचय। कि मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन हमें परिचय पढ़ना है। परिचय में भी क्या दोस्तों, हमें पता है कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान मेरा मध्य प्रदेश है। तो मेरा मध्य प्रदेश ये तो हमें पता है। मध्य प्रदेश हम पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हमें पूरा याद भी अगर होता है, फिर भी हमें पूरा मध्य प्रदेश राजकीय गान जो है वो हमें पूरा याद नहीं रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि राजकीय गान कब बना था, कब इसे दर्जा प्राप्त हुआ है, किसने लिखा है, इसके गीतकार कौन थे, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। और हमारा राजकीय गीत क्या लिखा गया है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट है हमारा राजकीय गीत मेरा मध्य प्रदेश। तो मेरा मध्य प्रदेश में क्या है, देखो दोस्तों, सुख का दादा सबका साथी सुख का है संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। ये हमारी मेन लाइन है कि सुख का दाता सबका साथी सुख का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है, उर्वर भूमि सगर वन संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का है संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। चंबल की कलकल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। इसी के साथ दोस्तों इसी में अगला है कि भीम बेटिका, इसी में अगली लाइन है कि भीम बेटिका आदिकाल का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान, यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का है यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी सुख का यह संदेश, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। तो ये मेरा मध्य प्रदेश का राजकीय गान था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा राजकीय गान था। राजकीय गान को लेकर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि राजकीय गान किसने लिखा है, राजकीय गान को गाया किसने है, राजकीय गान कब हमने एडॉप्ट किया है, ये सब चीज़ें। तो फर्स्ट है देखो, मध्य प्रदेश का जो राजकीय गान है इसमें किसकी बात की गई। राजकीय गान में असीम प्रेम और लगाव के एहसास का वर्णन किया गया है दोस्तों। की रचना करने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री महेश श्रीवास्तव जी है। 2013 में इस राजकीय गीत माना गया था। बॉलीवुड के युवा गायक जिन्हें शान के नाम से जाना जाता है श्री शांतनु मुखर्जी ने इन्हें गाया था। राजकीय गान में पूछे अगर क्वेश्चन दोस्तों कि इसमें किसका वर्णन और किया गया है, तो इसमें महत्वपूर्ण विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को शामिल किया गया है। साथ साथ नदियों का वर्णन है, नर्मदा छिपरा चंबल नदियों का वर्णन है। साथ ही पर्वत की बात करें, विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। इसी में हमारे महाकाल मंदिर, खजुराहो, चित्रकूट और भीमबेटिका गुफा, अमृत कुंड यानी कि अमरकंटक का भी इसमें क्या किया गया है दोस्तों, उल्लेख। तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक यानी बेसिक स्टार्ट था मध्य प्रदेश का राजकीय गान। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो है मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश की स्थिति में भी हमको क्या पढ़ना है कि जो हमारा मध्य प्रदेश है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, कितने अक्षांशों के बीच में क्या देशांतर है, मध्य प्रदेश जो अब स्थित है वो किन किन अक्षांशों के मध्य है। तो किसी भी स्थान की बात करें, स्थान कोई भी हो दोस्तों, चाहे भारत की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या विश्व में किसी भी देश या राज्य की बात हो, उसकी स्थिति को हम अक्षांशों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टॉपिक है अक्षांश। तो किसी भी स्थान की स्थिति का आशय उसके अक्षांशी और देशांतर विस्तार से है। जैसे कि मैप में दिखाया गया है, ये अक्षांशी रेखा है जिनको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहा जाता है, ये देशांतर रेखा है, इनको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। अक्षांश रेखा की बात करें, अक्षांश रेखा की बात करें तो मध्य प्रदेश का अक्षांशी विस्तार है 20 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में। जबकि देशांतर विस्तार की बात करें दोस्तों तो यह है 74 डिग्री 9 या 74 डिग्री 90 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा के ये है आपका 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। स्पष्ट है मध्य प्रदेश भारत के ही समान अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, जबकि देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। यानी कि जैसा हमारा भारत है, भारत अक्षांश के आधार पर आप देखोगे तो वो कहां पर आता है, तो भारत को अक्षांश के आधार पर देखोगे दोस्तों तो वो है आपके उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के आधार पर देखोगे वो पूर्वी गोलार्ध में। तो मध्य प्रदेश भी भारत में आता है। तो मध्य प्रदेश का अगर पूछे कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आगे चले। इसी में हम नेक्स्ट तो कुछ विशेष है, इसी पर विशेष चर्चा करेंगे कि क्या है कैसा है। तो विशेष में दोस्तों फर्स्ट
मध्य प्रदेश को देशांतर विस्तार अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश के सुदूरवर्ती पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के मध्य कुल 34 मिनट का अंतराल पाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि सुदूरवर्ती पूर्वी और पश्चिमी छोर, दोनों छोर के बीच में कितने मिनट का अंतराल है? 34। यानी सिंगरौली से अलीराजपुर के बीच सूर्य उदय का जो डिफरेंस वो कितने मिनट का है दोस्तों? 34 मिनट लगता है। अगर मान लो सिंगरौली में पहले सूर्य उदय हुआ तो लगभग 34 मिनट के बाद सूर्य उदय कहां पर होगा? आपके अलीराजपुर में। आगे चला, ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण क्योंकि किसका विस्तार बता रहे हैं हम? देशांतर विस्तार होने के कारण 34 मिनट का डिफरेंस आता है। आगे चले दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश है इस राज्य के अंतिमतम जिले क्या हैं? बेसिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंतिम जिले हैं, उत्तर में आपका आता है मुरैना, दक्षिण में आता है आपका बुरहानपुर, इधर पूर्व की बात करें तो पूर्व में आता है सिंगरौली, पश्चिम की बात करें तो अलीराजपुर। जैसा कि मैप में दिखाया गया दोस्तों, उत्तर में मुरैना तो दक्षिण में बुरहानपुर, पश्चिम में अलीराजपुर तो पूर्व में है सिंगरौली। क्लियर दोस्तों, ये हमारे जो कि सुदूरवर्ती जिले थे। आगे चले दोस्तों, इसी में हम नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट हमें हमारा टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश का विस्तार। मध्य प्रदेश का विस्तार कैसे, इसको हम एक नज़र में देख लेते हैं फटाफट दोस्तों। इधर देखते जाओ कि मध्य प्रदेश का विस्तार क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो मध्य प्रदेश आज दूसरे स्थान पर है। लेकिन मध्य प्रदेश जब विभाजित नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आता था। इसका मतलब कि जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक थे तब क्षेत्रफल में हम फर्स्ट नंबर पे। लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया तो हम कितने स्थान पर आ गए? दूसरे। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण कितना लंबा है, चौड़ाई क्या है, आज क्षेत्रफल कितना है, पहले जब विभाजन नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल कितना था, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक फर्स्ट बता रहा हूं, देखो क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश भारत का कौन से स्थान पर है दोस्तों? दूसरे आज की बात हो रही है। आगे चलना है, उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश कितने किलोमीटर? 605। मैप में दिखाया गया, आप मैप में देख सकते हो, मैप में दिखाया गया है, मैप में 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें 870 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई पूछे तो मध्य प्रदेश की चौड़ाई 870 किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कुछ लोग 38252 ऐसा बोलते हैं, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर बोलना है। आगे चलना है, यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल 9.38वां भाग है। यानी कि अगर कहें कि मध्य प्रदेश का भारत में स्थान जो है कितने प्रतिशत आता है, तो हमारे भूभाग का स्थान आता है 9.38%। आगे चले, अविभाजित मध्य प्रदेश का विस्तार। ये आज का मध्य प्रदेश की बात हुई दोस्तों, वर्तमान मध्य प्रदेश की। अविभाजित शब्द का मतलब होता है जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, 2000 पहले की बात हो रही है। तो विभाजन के पूर्व अर्थात छत्तीसगढ़ निर्माण के पहले भारत का क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। लेकिन आज कौन से स्थान पर है? आज कौन से स्थान पर? दूसरे। अविभाजित मध्य प्रदेश की अगर पूछे लंबाई तो अविभाजित मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर? 996। अविभाजित मध्य प्रदेश 996, लेकिन आज का कितना है? 605। फिर बात करें पूर्व से पश्चिम में, अविभाजित मध्य प्रदेश पूर्व से पश्चिम में था 1127 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1127 किलोमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। लेकिन आज की बात करें तो आज कितना है? 870। क्षेत्रफल बात करें तो क्षेत्रफल पहले था 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आज कितना है? आज है 3,08,252। कंपेयर कर सकते हो दोस्तों। क्लियर हो गया? आगे चले, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं फटाफट। अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह में देखो, प्रतीक चिन्ह होता क्या है? प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है वे ऐसे चिन्ह जिनका आशय ऐसे स्मृति पत्रों से है जिनका प्रयोग वैधानिक तौर पर विभिन्न अवसरों में राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसे चिन्ह या ऐसे स्मृति पत्र, वैसे चिन्ह जिनका आशय, प्रतीक चिन्ह से आशय ऐसे स्मृति पत्रों से जिनका प्रयोग वैधानिक तौर पर विभिन्न अवसरों में राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर वर्तमान तक प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रतीक चिन्हों को मान्यता दी गई, जो निम्न प्रकार है। कई प्रकार के चिन्ह है दोस्तों। पहली बात करें हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है जिसमें सांची के स्तूप के 24 स्तूपों को दिखाया गया है। स्तूप का मतलब होता है पत्थर। सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में 24 पत्थर है, उन 24 पत्थरों को दिखाया गया। आप देख सकते हो डायग्राम में दिखेगा आपको कि डायग्राम है ये दोस्तों। ये जो रेड कलर है ये 24 स्तूप है, ये 24 पत्थर है। आगे चलना है, दीर्घ व्रत और लघु व्रत को दर्शाया गया है। व्रत का मतलब होता है गोला।
ठीक, तो दीर्घ व्रत क्या है, ये हमारा दीर्घ व्रत है और इसी के बीच में ये हमारा लघु व्रत है। दो प्रकार के व्रतों को दिखाया गया है, इनकी भी बहुत महत्वपूर्णता है दोस्तों। व्रत जो है बड़ा वाला, बड़ा जो यानी कि वृहत व्रत है, इसके अंदर देवनागरी लिपि में लिखा मध्य प्रदेश शासन सत्यमेव जयते, मैप में देख सकते हो। ये जो वृहत वाला है गोला आपका, इसमें मध्य प्रदेश शासन लिखा है और नीचे लिखा सत्यमेव जयते। कई बार क्वेश्चन पूछा गया था फैक्ट में कि मध्य जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। आगे चलना है दोस्तों। वृहत व्रत में धान और गेहूं की बाली है। क्या है? गेहूं और धान की बाली। इस साइड देख सकते हो, एक साइड गेहूं की बाली, एक साइड किसकी बाली है? धान की। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, इस राजकीय चिन्ह में पूछ सकते हैं कि पूर्व में कौन सी बाली, पश्चिम में कौन सी बाली। तो मैप में देख सकते हो दोस्तों, मैप में इस साइड की हम बात करें तो ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा क्या हो गया? पूर्व। पश्चिम में क्या है? गेहूं की बाली, पूर्व में क्या है? धान की बाली। आगे चले, आगे चलना है। मध्य प्रदेश का जो ये है चिन्ह, इसमें किसका मान दिया गया है? किसानों के मान के सूचक बताया गया। जो मध्य प्रदेश के किसानों के मान का क्या है? सूचक। इसमें फसल की बात की गई दोस्तों, गेहूं भी है, धान भी है। लघु व्रत की बात करें तो लघु व्रत में अशोक स्तंभ आपको दिखाई देगा और अशोक स्तंभ की सिंह की आकृति दिखेगी और बरगद की वृक्ष की जटाओं को भी दिखाया गया है लघु व्रत में। याद रखना, दीर्घ व्रत में क्या क्या है? दीर्घ व्रत में एक चीज है, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। दीर्घ व्रत में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और दीर्घ व्रत के ऊपर क्या है? तो ऊपर 24 स्तूप है। 24 स्तूप कहां से लिए गए? सांची के स्तूप से। सांची के स्तूप कहां पर है? रायसेन में, अशोक ने बनवाए थे दोस्तों। आगे चलना है। ये जो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। किसमें लिखे गए? ये लिखे गए किस लिपि में? देवनागरी। अशोक स्तंभ, जो कि अशोक स्तंभ में किसकी आकृति दिख रही है? सिंह की। ये आपको दिख जाएगा अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ सिंह की आकृति दिख रही है। साथ ही साथ किसकी आकृति की बात करें? बरगद की जटाओं। ये दोस्तों ये दिख रहा है जो, ये है बरगद की जटाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था मध्य प्रदेश का सिर्फ राजकीय चिन्ह। आगे चले, राजकीय चिन्ह के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चिन्हों से ही। चिन्ह में भी हमें राजकीय पशु देखना है, पक्षी देखना है, ये हमारे कुछ चिन्ह आएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, राज्य पशु की बात करें, ये हमारा पशु ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। पक्षी की बात करें, ये हमारा साहब बुलबुल है। पुष्प की बात करें, ये व्हाइट लिली है। और वृक्ष की बात करें, बरगद है। शॉर्टकट में बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राज्य पशु है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का। वैज्ञानिक नाम है रूसवर्स ड्वाउसेली। राज्य पक्षी दोस्तों दूधराज शाह बुलबुल, जिसको टिटेनी भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। फर्स्ट राजकीय, अगर आपसे मेरे साथ अगर आप चाहो तो रिवाइज कर सकते हो। राज्य पशु क्या है? राज्य पशु है पहला बारहसिंगा, बारहसिंग वाला, जो कि हमारे यहाँ का एक राजकीय पशु है। बारहसिंगा का संरक्षण कान्हा किसली में किया जाता है? कान्हा किसली मंडला में है। आगे चलना है, वैज्ञानिक नाम इसका रूसवर्स ड्वाउसेली। राजकीय पशु की बात करें, दूधराज, दूधराज यानी इसको शाह बुलबुल भी कहा जाता है, इसको टिटेनी भी कहा जाता है। इसका संरक्षण किया जाता है दोस्तों रतलाम के सेलाना अभ्यारण्य में। आगे चलना है, वैज्ञानिक नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। पुष्प की बात करें, सफेद लिली, सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। और राज्य वृक्ष है बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकल वेंगेलेसिस। ठीक है दोस्तों, चित्रों में आप देख सकते हो, स्पष्ट है। आगे चले, अन्य चिन्ह हैं जैसे कि राजकीय मछली, राजकीय नदी, और भी बहुत सारे चिन्ह हैं। राजकीय मिष्ठान, तो फर्स्ट देखो, राजकीय मछली की बात करें, महासीर है। महासीर को 2011 में घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा। दिवस की बात करें, 1 नवंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कांस्टेबल में लास्ट टाइम 2017 में, कि हमारे राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को किस रूप में मनाया जाता है? ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आंसर मैं बता दूंगा। तो राज्य फसल सोयाबीन हो गई, राज्य फसल सोयाबीन, जिसका नाम है वैज्ञानिक ग्लाइसिन मैक्स। मिष्ठान की बात करें, जलेबी, जलेबी खाई है, हमारे यहाँ फेमस है इंदौर में जलेबी, 56 में मिलेगी आपको, कभी भी खा सकते हैं। आगे चलना है, इसका चित्रों के माध्यम दिखाया गया मछली। मछली के बाद है आपका राज्य दिवस 1 नवंबर, फसल है हमारी सोयाबीन और मिष्ठान हो गया जलेबी। देख सकते हो दोस्तों। राजकीय नृत्य, राजकीय नृत्य है राई, राई बुंदेलखंड का राजकीय फेमस नृत्य है। राजकीय नाट्य की बात करें, माच, माच मालवा में प्रसिद्ध है। खेल की बात करें, मलखंब। मलखंब क्या है दोस्तों? खेल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मलखंब कैसा खेल है। मलखंब मैं आपको बता दूं, चित्र में हालांकि आप देख सकते हो कि ये मलखंब खेल है। मलखंब एक खंबा होता है जिस पर योद्धा, बलवान व्यक्ति जो होते हैं, बॉडी बिल्डर, वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो मलखंब जो खेल है दोस्तों, ये अपनाया गया था 10 अप्रैल 2013 को। मलखंब 2 शब्दों से बना है, मल्ल और खंब। मल्ल का मतलब होता है योद्धा
और बलवान, और खंभ का मतलब होता है खंबा, कि जिस खंबे पे योद्धा बलवान अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं उसको मलखंभ कहा जाता है। मलखंभ में भी 3 टाइप है दोस्तों। एक होता है फर्स्ट पोल मलखंभ यानी खंबे वाला पोल मलखंभ, एक होता है हैंगिंग यानी कि लॉक कर लेना हैंगिंग मलखंभ, और एक होता है दोस्तों रोप मलखंभ। 3 प्रकार के मलखंभ होते हैं। तो जो हैंगिंग मलखंभ है और एक अपना जो रोप मलखंभ है और एक और मैंने आपको बताया 3 प्रकार के जो मलखंभ है। मलखंभ में एक तो हो गया पोल, एक हो गया हैंगिंग और एक हो गया आपका रोप। तो जो फर्स्ट वाले 2 है हैंगिंग मलखंभ और पोल मलखंभ को पुरुष महिला दोनों भाग ले सकती है, लेकिन जो रोप मलखंभ है उसमें केवल गर्ल्स ही भाग ले सकती है। क्लियर? आगे चलें। लास्ट हमारा दोस्तों राज्यफल आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका, और लास्ट में हमारा जो राजकीय चिन्ह आता है दोस्तों वो है हमारी नदी, हमारी पवित्र नदी मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है नर्मदा। तो पूछ राज्य नदी कौन सी है, तो राज्य नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा, ये हमारी राज्य नदी है। आगे चलना दोस्तों, नोट राज्य पशु, राज्य पक्षी, वृक्ष आदि प्रतीक चिन्हों को मान्यता दी गई थी मध्य प्रदेश स्थापना की 25वीं वर्षगांठ में। इन चिन्हों को पशु पक्षी वृक्ष इनको मान्यता दी गई थी 25वीं वर्षगांठ को 1 नवंबर 1981। तो दोस्तों ये हमारे प्रतीक चिन्ह थे। क्लियर है? इनको आप अच्छे से याद कर सकते हो, इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। आगे चलना है दोस्तों। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम, है ना। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न नाम है। अब मध्य प्रदेश के विभिन्न नामों में भी क्या क्या है दोस्तों, तो इसमें मध्य प्रदेश को जो है कई नामों से प्रदर्शित किया जाता है, कई नामों से पुकारा जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो नाम है वो क्या क्या है? फर्स्ट, नामों की अपनी एक विशेषता है। विशेषता कैसी है कि अकाल की पेटी, सोया स्टेट, कोहिनूर, जनजाति प्रदेश, मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका। तो एक एक करके बताते जाता हूं। पहला है अकाल की पेटी। आज की तारीख में अगर देखें हम दोस्तों तो हमारा जो किसान है वो बहुत ज़्यादा ग्रसित है। क्यों? बरसात नहीं हो रही है, सूखा पड़ रहा है। सूखा कैसे पड़ रहा है? यानी कि जो वास्तविकता में अगर देखे जाए जो हमें पानी की आवश्यकता है वो बराबर पूर्ति नहीं हो रही, यानी कि मानसून नहीं आ पा रहा है। मानसून नहीं आएगा तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारा देश का किसान ग्रसित होगा। तो उसी को हम मध्य प्रदेश को अगर देखें, मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो मानसून पर आधारित हमारा प्रदेश है। तो मानसून पर निर्भरता होने के कारण इसको क्या कहा गया? अकाल की पेटी। अगला जो हमारा है सोयाबीन अधिकतम उत्पादन होता है, इसलिए क्या कहा गया? सोयाबीन स्टेट। हमारे यहाँ हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है पन्ना, छतरपुर, सतना। इन तीनों स्थानों पर अलग अलग खदानों से हीरा प्राप्त होता है। अंगोर, मझगवां, अलग अलग खदानों से हमें जो है हीरा प्राप्त होता है, इसलिए हीरे के उत्पादन होने के कारण इसे कोहिनूर प्रदेश भी कहते हैं। जनजाति बहुलता के कारण जनजाति प्रदेश भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था मध्य प्रदेश कि ये ऐसा प्रदेश है जो भारत का मध्य है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? मध्य प्रदेश। एक और नाम दिया गया है, एक क्या नाम दिया गया है? नाम दिया गया हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश देश के कहाँ है? हम मध्य में। नदियों का मायका क्यों कहते हैं? मायका इसलिए कहते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर नदियाँ जो है वो हमारे मध्य प्रदेश से ही उद्गमित होती है और दूसरे राज्यों में प्रवाहित होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नदियों का मायका। आगे चले दोस्तों, प्राचीन इतिहास की बात करें तो पहले हमारे मध्य प्रदेश को प्राचीन इतिहास में दक्षिणापथ प्रदेश या राज्य कहते थे या रेवोत्तर भी कहते थे। दक्षिणापथ यानी दक्षिण में स्थित दक्षिणापथ, और रेवोत्तर यानी रेवा यानी नर्मदा के ऊपर का प्रदेश रेवोत्तर प्रदेश भी कहा जाता था। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ विभिन्न या अन्य नाम थे। ठीक है, आगे चले दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पड़ोसी राज्य। और पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं ये मैं आपको फटाफट दिखा देता हूं कि दोस्तों पड़ोसी राज्यों में हमको क्या क्या पढ़ना है। पड़ोसी राज्यों में हमको पढ़ना है एक, कि हमारा कौन सा पड़ोसी राज्य है, किस दिशा में है और कहां पर अवस्थित है। फर्स्ट, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ 4 और भी भू आवेष्टित राज्य है। मध्य प्रदेश के साथ 4 और भी भू आवेष्टित राज्य, यानी टोटल कितने हैं? 5 भू आवेष्टित राज्य है। एक तो मध्य प्रदेश है, एक हरियाणा है, एक झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है और एक तेलंगाना है। क्लियर दोस्तों? आगे चले, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। ऐसा राज्य है
जो न तो किसी पड़ोसी देश को छूता है, ना ही किसी समुद्र या जलीय सीमा को छूता है। कौन? मध्य प्रदेश। हमारा जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, वो मध्य प्रदेश ना तो किसी जलीय सीमा को, ना ही किसी दूसरे देश को छूता है। इसका मतलब हम कौन से राज्य में आते हैं? भूआवेष्टित। भूआवेष्टित की परिभाषा होती है, परिभाषा यह होती है कि वह राज्य जो किसी अन्य देश को या किसी समुद्री सीमा को नहीं छूता है, उसको हम क्या कहेंगे? लैंड लॉक स्टेट, भूआवेष्टित राज्य। तो कितने भूआवेष्टित राज्य है? 5। फटाफट बता दो जाओ। पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड, पांचवा तेलंगाना। क्लियर? आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द कितने राज्य हैं? 5, जिनको हम क्या कहते हैं? पड़ोसी राज्य। पड़ोसी राज्य फटाफट देख लेते हैं। उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। मैप में दिखा दो दोस्तों। मैप में है फर्स्ट, ये है आपकी दिशा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तर पूर्व उत्तर प्रदेश, इधर पश्चिम में कौन सा? गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र, और इधर है यह आपका दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में क्या है? छत्तीसगढ़। क्लियर दोस्तों? आगे चलना है तो अगला जो है, इसी में कुछ फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला है फर्स्ट, कि मध्य प्रदेश का जो सबसे अधिक सीमा बनाता है वो कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक जो सीमा बनाता है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो राज्य तो है राजस्थान। जिलों की दृष्टि से सबसे ज्यादा छूता है उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा छूता है राजस्थान, जिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और दोनों में कम पूछ ले तो गुजरात। क्लियर है दोस्तों? कि अगर पूछे क्षेत्रफल के आधार पर, लंबाई के आधार पर सबसे ज्यादा कौन छू रहा है? राजस्थान। जिलों के हिसाब से कौन छू रहा है? उत्तर प्रदेश। और दोनों में कम कौन है? तो गुजरात। अगला जो हमारा टॉपिक है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य को छूने वाले जिले। ठीक है, क्लियर कर दूं कि ये जो दिख रहा है, ये तो हमारे मध्य प्रदेश के जिले हैं जो दूसरे राज्यों को छूते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी पढ़ना है दोस्तों, कि एक मध्य प्रदेश के वह जिले जो दूसरे राज्यों को छू रहे हैं, और दूसरे राज्यों के वह जिले जो मध्य प्रदेश को छू रहे हैं। समझ में आ रही कहानी? तो पहले तो वो पढ़ा रहा हूं, जो मध्य प्रदेश के जिले हैं वे दूसरे राज्यों को छूते हैं। तो कौन कौन से राज्यों को? स्टार्ट करना फर्स्ट। पहला देखो, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कितने जिला छूते हैं? 13। 13 के 13 आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। फर्स्ट जिला है आपका, फर्स्ट से स्टार्ट करा, मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, फिर नीचे चलोगे आप तो सागर, ऊपर चलोगे निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। सीधी नहीं छूता है, नोट कर लेना। आगे चलना है राजस्थान। राजस्थान कितने जिलों को छुएगा? 10। 10 के 10 बोर्ड पे लिखे हैं, मैं आपको बता रहा हूं फटाफट। पहला जिला जो है वो है झाबुआ। झाबुआ से चले रतलाम, रतलाम से नीमच, मंदसौर, ऊपर आगर मालवा, आगर मालवा से चलोगे तो राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। क्लियर है कहानी? 10 जिले हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखे हुए 10 के 10। गुजरात छूता है मात्र 2 जिलों को, वो है पहला एक आपका अलीराजपुर और एक है झाबुआ। महाराष्ट्र छूता है कितने जिलों को? 9 के 9 आपको याद रखना है। अलीराजपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, बैतूल के बाद है आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से है सिवनी, सिवनी से है बालाघाट। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारे 9 जिले हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ छूता है कितने जिलों को? 6 याद रखना है। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। क्लियर है? ये यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। तो ये हमारे जिले हैं जो अन्य राज्यों को छूते हैं। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसी से एक रिलेटेड है। रिलेटेड है कि कुछ फैक्ट दिखा देता हूं आपको। फैक्ट में ये है कि कितने जिले छूते हैं, कितने नहीं छूते हैं, और कितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों की सीमा को भी छूते हैं। क्लियर कर ले दोस्तों? तो फटाफट क्लियर करवा रहा हूं, देखते जाओ। मध्य प्रदेश के जो अभी जस्ट हम पढ़े थे टॉपिक, उसमें आपको क्रमवार अगर देखोगे तो टोटल 34 जिले आएंगे, और 34 ऐसे जिले हैं जो दूसरे राज्यों को छूते हैं। 34 के बाद हम बात करें 18 ऐसे जिले हैं जो किसी को भी नहीं छूते, और मैंने कहा है कि जो किसी को नहीं छू रहा वो क्या हो जाएगा? भूआवेष्टित। अगर जिला है, जिला अगर किसी राज्य को न छुए,
या जिला किसी समुद्री सीमा को न छुए तो वो कैसा जिला? भू आवेष्टित। राज्य अगर की बात करें, राज्य किसी दूसरे देश को न छुए या समुद्री सीमा को न छुए, वो भी कैसा राज्य हो जाएगा? भू आवेष्टित। देश की भी बात कर सकते हैं, ऐसा देश जो किसी भी समुद्री सीमा को टच नहीं करता है वो भी देश कैसा हो जाएगा? भू आवेष्टित, लैंडलॉक। आगे चलना है दोस्तों। 6 ऐसे जिले, याद रखना कितने जिले हैं? 6 ऐसे जिले हैं मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यों की सीमा को छूते हैं। 6 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को छूते हैं। कितने राज्यों को? 2। फटाफट 6 को याद करना है। 1 अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, तीसरा शिवपुरी, चौथा है मुरैना, 5वां है सिंगरौली और छठा है बालाघाट। फटाफट याद करा। पहला अलीराजपुर, दूसरा झाबुआ, अगला शिवपुरी, शिवपुरी से मुरैना, मुरैना से सिंगरौली, सिंगरौली से बालाघाट। कितने हो गए? 6 यहाँ पे दिए हुए हैं। मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ किन किन को छूते हैं ये भी दिखा देता हूं। मुरैना 2 राज्यों को छूता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। शिवपुरी भी 2 राज्यों को छूता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सिंगरौली 2 राज्यों को छूता है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगला है आपका बालाघाट, बालाघाट भी 2 राज्यों को छूता है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। अगला है आपका अलीराजपुर, अलीराजपुर 2 राज्यों को। ऊपर है आपका गुजरात, तो है नीचे महाराष्ट्र। और झाबुआ भी छूता है कितने? 2, एक गुजरात और एक राजस्थान। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ हो गुजरात राजस्थान, राजस्थान गुजरात, महाराष्ट्र नहीं समझ में आ रहा, सबसे बेस्ट तरीका है वन एंड ओनली मैप। क्लियर हो जाएगा अभी 2 मिनट में। देखो ये चमचमाते हुए दिख रहा है आपको, एरो दिख रही है, आप लोगों के लिए चमकाए गए हैं। देखो मुरैना कितने राज्यों को? 2 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, उत्तर प्रदेश। शिवपुरी 2, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। झाबुआ 2, राजस्थान, गुजरात। अलीराजपुर भी 2, गुजरात, महाराष्ट्र। बालाघाट भी 2, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और सिंगरौली, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलें आगे चलते हैं दोस्तों। अब हमको पढ़ना है, अगला टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश को छूने वाले जिले कौन कौन से। मध्य प्रदेश को ऐसे कौन कौन से जिले छूते हैं दूसरे राज्यों के, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो पड़ोसी राज्यों के जिले पढ़ना है जो कि हमारे राज्य को छूते हैं। फटाफट क्लियर कर लेते। देखो पहला स्टार्ट करें, फर्स्ट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? 12 मध्य प्रदेश को छूते हैं। राजस्थान के कितने? 10। राजस्थान के कितने जिले हैं? 10 किसको छूते हैं? मध्य प्रदेश को। गुजरात के 2, महाराष्ट्र के 8 और छत्तीसगढ़ के 7। फटाफट कंपेयर करवा दो। ठीक है, कंपेयर कैसे करवा दो? हमारे दूसरे राज्यों को कैसे छू रहे, इतना सा मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से मन में बताना है। उत्तर प्रदेश के 12 जिले हैं। कितने हैं? 12। किसको छूते हैं? मध्य प्रदेश को। लेकिन मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को छूते हैं? कितने? आंसर 13। राजस्थान के कितने जिले हैं? 10। किसको छू रहे हैं? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश के भी कितने हैं? 10। किसको छू रहे हैं? राजस्थान को। गुजरात के कितने हैं? 2। तो हमारे भी कितने हैं? 2। इधर महाराष्ट्र के कितने? 8 छू रहे हैं, तो हमारे कितने हैं? 9। छत्तीसगढ़ के कितने छूते हैं? 7। तो हमारे कितने छूते हैं? 6। फटाफट नाम बता रहा हूं इन राज्यों के जिलों के। उत्तर प्रदेश के 12 जिले जो मध्य प्रदेश को छूते हैं, आगरा, इटावा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, प्रयागराज, बांदा, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट और जालौन। इनको आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है। आगरा, इटावा, ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, बांदा, मिर्जापुर, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट और जालौन। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के 10 जिले हैं। बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा। सवाई माधोपुर एक ही याद रखना, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर और बारा। राजस्थान के बाद आगे चलते हैं गुजरात। गुजरात के 2 जिले छूते हैं, एक है दाहोद और एक है छोटा उदयपुर। महाराष्ट्र के 8 जिले, धुले, अमरावती, नागपुर, भंडारा, बुल्डाना, जलगांव, नंदुरबार और गोंदिया। छत्तीसगढ़ के 7 जिले, सूरजपुर, बिलासपुर, कोरिया, कबीरधाम, राजनांदगांव और मंगेली और बलरामपुर। ये कहां के जिले हैं दोस्तों? ये है आपके छत्तीसगढ़ के। ये 7 के 7 जिले किसको छूते हैं? मध्य प्रदेश को। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश प्रशासनिक संगठन। मध्य प्रदेश प्रशासनिक संगठन क्या है? तो प्रशासन के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या जिले हैं, क्या संभाग है। हालांकि ये पूरा विस्तृत में पढ़ाऊंगा जब मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाऊंगा। अगला टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश गठन ही रहेगा। तो देखते जाओ। फर्स्ट मध्य प्रदेश प्रशासनिक संगठन की बात करें तो प्रशासन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? आज 10 संभाग है दोस्तों। 10 संभाग जो कि जिलों से मिलकर बने हैं। 52 जिलों से मिलकर कितने संभाग बने? 10। 52 जिले भी हमारे हैं। 52वां जिला बना था दोस्तों टीकमगढ़ से अलग होके
1 अक्टूबर 2018 को, और 18 को बना था कौन सा जिला? निवाड़ी। ये आपका निवाड़ा जिला है। आंतरिक पुनर्गठन के तहत मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में नागदा को बनाया जा सकता है। प्रस्तावित है, बनाया जा सकता है, प्रस्तावित है, अभी हाल बना नहीं है, पेंडिंग की बात कर रहा हूं। 54वें जिला भी प्रस्तावित है जिसका नाम है मेहर सतना से अलग होकर बनाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो हमारे कितने संभाग हैं? 10। जिले कितने हैं? 52 जिले हैं। 53वां कौन सा जिला बन सकता है? नागदा। 54वां जिला कौन सा बन सकता है? मेहर। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों कर्क रेखा। कर्क रेखा में भी हमें क्या क्या पढ़ना है फटाफट बता देता हूं। देखो, कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से गुजरती कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटती है? 2। कर्क रेखा एक ऐसी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। मध्य प्रदेश के बराबर बीचों बीच से गुजरती, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती कर्क रेखा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती। सबसे पहला जिला है रतलाम और आखिरी में जिला है शहडोल। फटाफट इसमें देख लो कि कर्क रेखा जो कि अर्थात उत्तरी अक्षांश भी कितने 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा स्थित जिला पश्चिम और पूर्व क्रम से है। पहला जिला रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। इधर देखो दोस्तों, उसको छोड़ दो, मैप में आपको समझना है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा है। कर्क रेखा कितनी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर है। कर्क रेखा कौन से अक्षांश से? उत्तरी अक्षांश है। कर्क रेखा भारत के भी बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा जो कि मध्य प्रदेश कितने भागों में बांट रही? 2। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरेगी? 14। पहला जिला कौन सा है? रतलाम। आखिरी में पूछे कौन सा है? शहडोल। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। ये हमारे 14 जिले हो जाएंगे जो किस पर स्थित है? कर्क रेखा। क्लियर है दोस्तों? आगे चलेंगे। मानक रेखा की बात करें, मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा क्या है? तो मध्य प्रदेश की मानक समय रेखा है दोस्तों जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती जा रही है, जिसको देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सी देशांतर रेखा? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर भी कौन सी है? 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री ये मैप में दिखाई गई है कि 82.5 डिग्री जो है भारत की मानक समय रेखा मानी जाती है। मध्य प्रदेश की वही मानक सीमा है। भारत के पूछिए भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री। पूर्वी देशांतर याद रखना, पश्चिमी देशांतर भी होता है, पूर्वी भी होता है। हम पूछे कि देशांतर के किस ओर है तो 0 डिग्री के किस ओर है? पूर्व में। इसलिए हम कौन सी देशांतर का मानक मानते हैं? पूर्वी। तो हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि भारत का मानक समय चिन्हित किया गया है। और मध्य प्रदेश का मानक समय भी क्या है? 82.5 डिग्री। मानक समय के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहां से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली से गुजरती है। और भारत में कहां से प्रारंभ होती है? तो भारत में प्रारंभ होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। और भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? 5। और मध्य प्रदेश कितने जिलों से? 1। कौन सा जिला? सिंगरौली। आगे चले दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों तथ्यात्मक। कुछ तथ्य है, छोटा सा टॉपिक है और ये अभी तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो फैक्ट है। मैंने सिर्फ आपको मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ाया, इसमें कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कल। ये भी टॉपिक था लेकिन बिल्कुल जनरल नॉलेज के हिसाब से था, सामान्य ज्ञान के हिसाब से था। इसमें कुछ फैक्ट की बातें हुई थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा एक परिचय हो गया। कल से हम विधिवत तरीके से टॉपिक टू टॉपिक, यानी गठन क्या होता है, मकबरे क्या, किले क्या, कब्र क्या, जलप्रपात क्या, नदियाँ क्या, पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टियाँ क्या है, ये सब कल विस्तृत से जानकारी हम पढ़ेंगे। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक है तथ्य के बारे में बता दूं दोस्तों। मध्य प्रदेश का भूभाग कैसा है? तो मध्य प्रदेश का भूभाग गोंडवाना लैंड में स्थित है। ढाल कैसा है? उत्तरमुखी है। पड़ोसी देश कौन सा? नेपाल है। समुद्र कौन सा? अरब सागर है। निकटतम महासागर हिंद महासागर है। निकटतम बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। और अविभाजित मध्य प्रदेश कितने राज्यों को छूता था? 7। फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, क्या है? भारत की बात कर रहा हूं। भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड क्या है? अंगारा लैंड क्या है? तैतीस सागर कैसे बना था? ये क्या हुआ था? ये चट्टानें कैसी बनी है? ये सब भूगोल का पार्ट है दोस्तों। आपको अभी इतना याद रखना है कि गोंडवाना लैंड क्या है। तो गोंडवाना लैंड भारत जो कि गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है, उसी भारत में मध्य प्रदेश आता है, इसलिए मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। भारत में मध्य प्रदेश अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो किसी दूसरे देश को नहीं छूता, इसलिए मध्य प्रदेश भू-आवेष्टित राज्य भी है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी देश पूछ रहे हैं, तो पड़ोसी देश अगर पूछ ले आपसे तो नेपाल है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी सागर पूछ ले, हमारे निकटतम एक ही सागर है, अरब सागर हमारे निकटतम है। पड़ोसी महासागर, तो महासागर भी दोस्तों एक ही, हिंद महासागर है। फिर पूछ ले पड़ोसी बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे पड़ोसी बंदरगाह मध्य प्रदेश के है, वो है हमारा मुंबई का बंदरगाह। फिर बात करें मध्य प्रदेश को कितने राज्य छूते हैं, आज 5, लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था
तब छूते थे 7 राज्य। कौन कौन से? एक आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय था दोस्तों। अगले वीडियो में मिलेंगे, अगला हमारा वीडियो रहेगा जो कि मध्य प्रदेश का गठन। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि इस वीडियो का लाभ ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नया वीडियो नहीं आता दोस्तों, घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहें। आपने जो संकल्प लिया था उस संकल्प से न हटे, क्योंकि अगर हम उस संकल्प से हट गए तो हमारी जो मेहनत थी वो व्यर्थ हो जाएगी, और मेहनत अगर आपने व्यर्थ की तो व्यर्थ मेहनत किसी काम की नहीं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।